Okay, sources of public revenue. So what is basically public finance, people? What is public finance? In a very short and crisp way, what is public finance? चलो जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो. What is public finance? Yes, पैसा, पब्लिक का पैसा. पब्लिक का पैसा कैसे? पब्लिक का पैसा नहीं, हम बोलेंगे गवर्नमेंट का, ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट का पैसा तो पैसा होता नहीं है, वो पब्लिक का ही पैसा होता है, ठीक है. इट्स बेसिकली, हेलो, नहीं नहीं है वो बच्चा. नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा इधर. एक मिनट. ओके, सो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली क्या होती है? आप पब्लिक के मनी को यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली आपका गवर्नमेंट का है, ठीक है. गवर्नमेंट जितनी भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट जितनी भी चीजों को हैंडल करती है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, उसको हम पब्लिक फाइनेंस बोलेंगे. सो पब्लिक रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल कनेक्शन ऑफ इनकम विद गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस. आओ ठाकुर आओ. रास्ते में कहां जुआ खेल रहे थे तुम भाई साहब? हाँ, कितना हारे. ओके, सो पीपल, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज. तो क्या क्या भाई साहब सोर्सेज हो सकते हैं? पहला सोर्स क्या हो जाएगा आपका? टैक्स, ठीक है. तो टैक्स आपका एक सोर्स हो गया. और कुछ रेवेन्यू होते हैं आपके नॉन टैक्स. टैक्स वाले रेवेन्यूज क्या हो जाएंगे? जैसे जीएसटी आपका एक टैक्स रेवेन्यू हो गया, ठीक है. अलग अलग जो टैक्सेस गवर्नमेंट अलग अलग चीजों पे लगाती है. प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है. जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर आपको एक टैक्स भरना पड़ता है, दैट इज बेसिकली अ टैक्स. जितनी भी आपके टैक्सेबल चीजें हैं वो उस पर आपका पब्लिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट कहां से ये ब्रिजेस बनाएगी या रोड्स बनाएगी या कोई भी डेवलपमेंटल काम करेगी? इन टैक्स के पैसे से करेगी. और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू कहां से होगा, बता सकते हैं? वेयर इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम? रेवेन्यू इज एनीथिंग दैट कम्स इन, राइट. अकाउंटेंसी में हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल. ट्रेन से आप सफर कर रहे होंगे तो आप जो ट्रेन का टिकट का पैसा देते हैं वो भी है कि नहीं, ठीक है. जब आप ट्रांसपोर्ट में हैं और मतलब आप अगर कोई रूट से जा रहे हैं जहां पे टोल टैक्स एप्लीकेबल है तो वो भाई साहब आपका हो गया, ठीक है. ये सारी जो चीजें हैं ये नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू है. दिस इज नॉट. पहले अरे करके देख भाई साहब, फुटबॉलर है, क्रिकेट भी खेल लेगा. क्या है वो मांग रहा है? देख वो लंबू पकड़ लेगा. देख वो लंबा आदमी है, भरोसा कर उस पर. साइलेंट मोड पे चाहिए. ओके, टैक्सेस और भाई साहब आपका हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टैक्स एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है. टैक्सेस में क्या हो जाएगा? अ टैक्स इज कंपल्सरी. अ टैक्स इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट्स, ठीक है. तो आपके बेनिफिट्स स्पेशल मिलते हैं इसमें. कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट. तो ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट. आदिवासी प्रजाति के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? A tax is a compulsory contribution from the person to the government with reference to special benefits conferred. तो आपको भाई साहब कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप टैक्स पे कर रहे हैं. यू आर अ टैक्स पेयर. तो आपका भाई साहब जैसे रोड का, ट्रांसपोर्ट का, वाटर सप्लाई जो आपके यहाँ आता है, तो ये सारा कहां से गवर्नमेंट खर्चा चलाएगा? फ्रॉम द टैक्स दैट यू बेसिकली गिवन, ठीक है. The taxes can be classified as direct and indirect taxes. Tax is one of the main sources of public revenue. Non-tax revenue क्या हो जाएगा? Non-tax revenue refers to the revenue received by the government administration, public enterprises, etc. from sources other than taxes. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं तो ये भाई साहब एक नॉन टैक्सेबल इनकम है. ये जो बिल जितना आपने कंज्यूम किया है उसके ऊपर है, ठीक है. जितना आपने कंज्यूम किया उतने, जैसे यहां से अगर आप वीटी जा रहे हैं भाई साहब तो जो आपने टिकट निकाला ट्रेन का वो आपका भाई साहब हो गया एक नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू. दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है. सपोजिटली अगर आप ट्रेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब खुद अपने आप को लेकर जा रहे हैं, और अगर आप समझ लो मालगाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो जो पैसा आप देते हैं वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा? एक रेवेन्यू हो जाएगा. बट दिस इज नॉट अ टैक्सेबल रेवेन्यू, इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेबल रेवेन्यू, ठीक है. इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेबल रेवेन्यू, ठीक है. इट इंक्लूड्स फीस, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, स्पेशल लेवीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज. कभी कभी फाइन्स लगती हैं, पेनल्टीज लगती हैं, ठीक है. अगर आपने भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे नहीं भरा तो उसका भाई साहब फाइन लग जाएगा, ठीक है. कुछ चीजों को अगर आप टाइम पे नहीं भरेंगे तो उस पर फाइन लग जाएंगे,
ठीक है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस एज वेल एज बोरोइंग्स। जैसे आपका देखो ग्रांट्स एंड डोनेशंस हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ग्रांट्स एंड डोनेशंस क्या होते हैं? जैसे कभी कभी गवर्नमेंट को जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के लिए दान कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, तो मतलब एक कोई रास्ता बना रही है गवर्नमेंट, और वो रास्ता लोगों के गांव से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी गांव वाले उस जमीन को दे देते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि उस गांव में से अगर वो रास्ता जाता है तो वो गांव वालों को भी बेनिफिट करेगा, है ना। देयर विल बी सम बेनिफिट दैट द पीपल इन द विलेज विल आल्सो टेक फ्रॉम इट, ठीक है। ओके, सो इट इंक्लूड्स, तो ये आपके ग्रांट्स, डोनेशंस एक्सेट्रा हो गए, बोरिंग्स हो गए। डेमिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेस। टैक्स इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। इसका डेफिनेशन बाय फिट्स, द एसेंस ऑफ अ टैक्स distinguished from other charges by government is the absence of a direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority. Quid pro quo basically एक लैटिन टर्म है, ठीक है। टैक्स पेयर और पब्लिक अथॉरिटी में एक आपका लेन देन का कार्यक्रम है, ठीक है। द एसेंस ऑफ अ टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट इज द एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट क्विड प्रो बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। A tax is a compulsory contribution from the person to the government without reference to special benefits conferred. Characteristics by सब tax के क्या हो जाएंगे? It is a compulsory contribution to the government and every citizen of the country is legally bound to pay the tax imposed on him. ठीक है? टैक्स में लोग झोल झपाटा करते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मदद से हो या कैसे भी हो, तो झोल झपाटा होता है टैक्स के सबमिशन में और बड़े अमाउंट पे हो जाता है, ठीक है। आपने भाई साहब कहीं पे प्रॉफिट बहुत कम दिखा दिया, ठीक है, इस तरह की, लेकिन ये पकड़ी जाती हैं। जिस तरह से आप अगर झोल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के लोगों को भी मालूम है आप किस लेवल पर झोल करते हैं, तब आपके ऊपर रेट्स पड़ सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीजें होती रहती हैं। सो इट इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे हम कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिम। हर एक सिटीजन को भाई साहब टैक्स पे करना रहेगा, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज टू पे टैक्स। गवर्नमेंट कैसे पकड़ी? जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आपने उसका आरटीओ नहीं भरा है, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का टैक्स आपने नहीं भरा है, जब आपके सेल्स टैक्स वगैरह है, तो भी आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होगी, ठीक है। सो ये तमाम चीजें हैं जिससे गवर्नमेंट एक चेक कंट्रोल सिस्टम रखता है, ठीक है। टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर्स टू एनेबल द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहां से खर्चा चलाएगी? जो टैक्स हम पे कर रहे हैं ऑब्वियसली उससे। The payment of the tax does not entitle a person to receive any direct or proportionate benefits from the services from the government in return. अभी टैक्स पे करने के बाद, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले मेरा कनेक्शन कट नहीं करेंगे, है ना। मतलब जब तक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी मुझे मिलती रहेगी until unless there is a problem, ठीक है। लेकिन अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे ही भाई साहब घर से उठूं तो मेरे लिए कोई रॉयल रोड हो, है ना। That is not the thing. You cannot demand things. ठीक है? Yes, you can always question development, but you cannot demand things in the bargain of the tax that you are paying. मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो भाई साहब मेरे शहर में कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्या ये हम कर सकते हैं भाई साहब? क्या ऐसा डिमांड हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। We can question things. We can question the projects that the government has undertaken, but we cannot go further. ठीक है? हमारे limitations हैं। The payment of tax does not entitle a person to receive any direct or proportionate benefit services from the government in return. गवर्नमेंट आपके टैक्स भरने के चलते कोई आपको स्पेशल रिटर्न नहीं देने वाली, ठीक है। आप अगर बहुत बड़े टैक्स पेयर होंगे तो आपके लिए गवर्नमेंट भाई साहब आपके ऑफिस तक रॉयल रोड बिछा कर दे, ऐसा नहीं करने वाली, ठीक है। एवरी टैक्स पेयर एज पर देयर कैपेबिलिटी इज पेइंग अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड इज अ ड्यूटी बाउंड थिंग यू हैव टू पे। इट इज बीन इम्पोज्ड ऑन यू, यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो उतना अमाउंट ऑफ टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटीज एंड सर्विस। तो इन सब चीजों पे टैक्स इंपोज होता है। किस पे? इनकम पे टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है। जैसे इनकम पे जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके, अगर आपने कभी देखा रहेगा, उनके सैलरी स्लिप पे टैक्स लगता है, ठीक है, जो टैक्स उनका कट होता है। प्लस अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो भी आपको भाई साहब टैक्स भरना पड़ेगा। सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू हैव टू पे व्हेन यू शो इनकम।
ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपने कभी प्रॉपर्टी डीलिंग्स देखी रहेगी या उससे कभी पार्ट रहे होंगे, तो जब भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है, देयर इज अ सेल्स टैक्स, देयर इज अ प्रॉपर्टी टैक्स दैट यू हैव टू बेसिकली सबमिट एट द रजिस्टर ऑफिस, ठीक है। कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ये आपका जीएसटी का हो गया भाई साहब, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है आपका जीएसटी, वो इसमें एप्लीकेबल हो जाता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक हो गया आपका डायरेक्ट, दूसरा हो गया भाई साहब इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट टैक्सेस रिफर्स टू द टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ टैक्स पेयर। तो एक इंसान का इनकम और उसका प्रॉपर्टी कितना है उसके ऊपर वो टैक्स पे करता है। अभी जैसे देखो, अगर हर बार जब बजट सेशन अनाउंस होता है तो बजट सेशन में अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स पे अलग अलग टैक्स पेइंग कैपेसिटी इंपोज होती है, ठीक है। अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स के लोगों के ऊपर अलग अलग टैक्स लागू होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो जितना जिसका इनकम होगा उसके ऊपर वैसा टैक्स ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ पर एनम इनकम भाई साहब आपकी बिटवीन 10 to 15 लाख है कि 15 to 25 लाख है, ऐसे स्लैब्स होते हैं। तो टैक्स के भी आपके स्लैब्स होते हैं आपके पर एनम इनकम पे। अभी ये पर एनम इनकम जो है तो आपके बिजनेस से भी आ सकता है, आपके सर्विस से भी आ सकता है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं उससे भी आप पेड हो सकते हैं, आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं उससे भी आप पेड हो सकते हैं, ठीक है। लोग अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। लोग अलग अलग पैंतरों से भाई साहब क्या करते हैं, इस टैक्स के चीजों को कम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोग क्या करते हैं, दे बेसिकली शो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट्स दिखाएंगे या फिक्स डिपॉजिट या कुछ ऐसी चीजों को लेंगे, ऐसे प्लान्स को लेंगे जिससे उनका टैक्स की लायबिलिटी कम हो, ठीक है। और गवर्नमेंट भाई साहब ठीक है इसको कंसिडर करती है, ठीक है। ओके, तो और क्या होता है भाई साहब आपका प्रॉपर्टी ऑफ अ टैक्स पेयर के हिसाब से। अभी आपने सुना रहेगा कि एक हाल ही में एक मुद्दे का इशू है कामोटे और इनफैक्ट पूरे नवी मुंबई एरिया में कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स आया है। देखो प्रॉपर्टी टैक्स के वो आए हैं, काफी सारा भाई साहब आपका आंदोलन वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये एज पर योर प्रॉपर्टी है। जितनी बड़ी होगी आपकी प्रॉपर्टी उतना ज्यादा टैक्स आप पे इंपोज होगा। इट इज एज पर द स्क्वायर फीट एरिया दैट यू हैव और कारपेट एरिया व्हाटएवर, ठीक है। ओके, tax burden, the burden of direct tax is borne by the person on whom it is levied. Since it is impossible for the taxpayer to transfer the burden to others, impact and incidence of direct tax falls on the same person. तो भाई साहब एक इंसान ही जिसके ऊपर टैक्स लेवी होता है उसकी ही लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स को पे करना, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे जितने भी टैक्स हैं ये पर्सन पे लेवी होते हैं, ठीक है। दे आर लेविड ऑन द पर्सन। तेरे को मैं 0 देने वाला हूं, तब से तू चीटिंग कर रहा है, मेरे को दिख रहा है यहां से, ये कैमरा भी तेरे ऊपर ही फेस्ड है। इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल और परचेज ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है? गुड्स और सर्विसेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल और परचेज ऑफ अ कमोडिटी। तो जब आप भाई साहब कोई चीज को खरीदते हैं तो ऑब्वियसली आप उसका टैक्स पे करते हैं, ठीक है। यू पे द टैक्स। Tax burden, the burden of indirect tax can be shifted by the taxpayer to the other person. So impact and incidence of tax falls on different persons. ठीक है, ये सब ऐसे पेपर देकर कोई फायदा नहीं है, घर जाओ, मैं बता रहा हूं, मैं सच में बोल रहा हूं, आप लोग घर जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स मतलब समझ में आ रहा है, आपके इनकम के ऊपर या आपके प्रॉपर्टी के ऊपर या आपके वेल्थ के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम मतलब समझ में आ रहा है, आपका सर्विस रिलेटेड इनकम भी हो सकता है, जॉब रिलेटेड इनकम भी हो सकता है, या आपका ऐसा बिजनेस रिलेटेड इनकम भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया इनकम। वेल्थ मतलब हाँ पैसा नहीं, तो इनकम हो गया ना भाई साहब, उसमें टैक्स लगा दिया नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, प्रॉपर्टी टैक्स इज डिफरेंट। व्हाट इज वेल्थ टैक्स? क्या सारा जो भी आपके ऊपर जो भी पैसा आपके पास है वो फिजिकल पैसे के हिसाब से ही है? क्या सोना गोल्ड आपके पास इनकम नहीं है? ठीक है, गोल्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ। व्हाट एल्स कुड बी अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ? ऑर्नामेंट्स, ठीक है, गोल्ड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब, जो आपके बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई भाई साहब, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ। सो ऑल दीज विल बी हैविंग अ टैक्स, ठीक है, इनके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल और परचेज ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, ठीक है। जब आप किसी चीज को बेच रहे हैं तब ये इनडायरेक्ट टैक्स लागू होता है, ठीक है। टैक्स बर्डन, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर दैट इज प्रोड्यूसर्स टू अदर पर्संस, ठीक है। सो इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्संस। अभी समझो इसको कैसे कर रहे हैं हम। समझो अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई है
ठीक है, लेट्स से मतलब कोई मोबाइल पीस है, ठीक है, ये जो मोबाइल पीस है वो 15,000 की है, ठीक है, तो जिसने ये मोबाइल बनाया रहेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा है, जो ये मोबाइल परचेस करेगा उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, कह रहे, सो द पर्सन हु इज बेसिकली परचेजिंग दिस इज पेइंग द टैक्स। समझ में आ रहा है ये? मतलब ये कैसे हो रहा है, देखो अभी समझो ये मोबाइल जिसने भी बनाया रहेगा उसके स्क्रीन को उसने कहीं से खरीदा होगा, उसके मशीन को बनाने के लिए उसने कहीं से कंपोनेंट्स लिए होंगे, तो उसको तो टैक्स लगा है ना भाई साहब, उसने वहां पे जीएसटी दिया हुआ है। अभी ये मोबाइल को बनाकर वो मार्केट में जब लॉन्च करेगा तो ये जो खरीदेगा उस पर वो टैक्स ट्रांसफर करेगा भाई साहब, जितना भी उसका खर्चा हुआ है इंक्लूडिंग टैक्स वो इस पे ट्रांसफर होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर, दैट इज प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, to the other person who is basically the consumer. So impact and incidence of tax falls on different persons, अलग अलग लोगों पे जाएगा। प्रॉपर्टी, वेल्थ या ये सारे जो अदर टैक्सेस हैं उसको आप ट्रांसफरेबल टैक्स में काउंट नहीं कर सकते। यू कैन ओनली काउंट ट्रांसफरेबल टैक्स टू दीज थिंग्स। आपका जो इनकम का टैक्स है वो दूसरे को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका जो प्रॉपर्टी का टैक्स है या आपका जो वेल्थ का टैक्स है वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन एज अ मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को बनाने में मेरा जो खर्चा हुआ है, ठीक है, तो मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स में टैक्स भरे, जैसे जैसे मैंने रॉ मटेरियल्स दिया है उन रॉ मटेरियल्स पे मैंने टैक्स भरे, ये पैसा मेरा कहां से रिकवर होगा? तो ये पैसे को मैं जब लॉन्च करूंगा मार्केट में प्रोडक्ट को तो कस्टमर को जो टैक्स पे करना पड़ रहा है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए उससे रिकवर होगा, ठीक है। सो व्हाट हैव आई डन? आई हैव ट्रांसफर्ड माय टैक्स बर्डन टू द कंज्यूमर। जरा समझ में आ रही है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन है। Goods and services tax, that is GST in India has replaced almost all indirect taxes, custom duty etc. ये सबको रिप्लेस कर चुका है। पहले बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे, वैट होता था, ये होता था, वो होता था, तो इन्होंने वैसा अभी एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया है, सिर्फ जीएसटी लगने वाला है, ठीक है, अलग अलग टैक्सेस जो लगते हैं वो अभी नहीं लगेंगे, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टैक्सेशन, कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी, ठीक है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो आपके गुड टैक्सेशन मतलब एक कोई भी कंट्री है उसमें टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो बहुत सटीक होनी चाहिए, उसको बहुत दिमाग से आपको इम्प्लाई करना पड़ेगा, उसको बहुत दिमाग लगाकर उसको फ्रेम करना पड़ेगा। इसलिए पीपल हु आर इनटू पॉलिसी डिजाइनिंग एंड टैक्सेशंस हैव टू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट मार्केट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारे तमाम चार चीजें हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। सो कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी, अकॉर्डिंग टू स्मिथ, एवरी पर्सन शुड पे द टैक्स इन प्रोपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू पे। इसी को हम बोलते हैं कैनन ऑफ इक्विटी और इक्वालिटी, ठीक है। तो हर एक इंसान जो टैक्स पे करता है उसके हैसियत के हिसाब से पे करता है ना, हैसियत के हिसाब से। भाई साहब कोई अगर कमा रहा होगा 10,000 और तुम उस पर टैक्स लगा दोगे 5,000 तो क्या मतलब कैसे उसका सर्वाइव होगा, ठीक है। सो एवरी पर्सन शुड पे द टैक्स इन प्रोपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू पे। इसीलिए आप देखोगे जब भी बजट्स अनाउंस होते हैं तो बजट में सैलरी स्लैब के हिसाब से या एनुअल इनकम के हिसाब से आपके टैक्स स्लैब्स होते हैं, ठीक है। आपके सैलरी स्लैब या एनुअल इनकम के हिसाब से आपके टैक्स स्लैब्स होते हैं, तो अलग अलग लोग उस स्लैब में आते हैं, ठीक है। किसी का सैलरी मतलब एकदम फिक्स तो नहीं होता है ना, तो एक स्लैब में आता है कोई, तो उस सैलरी स्लैब के हिसाब से उसका टैक्स कंप्यूटेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू इसमें अभी जब अगर आप जॉब वगैरह कर रहे होंगे तो इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है वो टैक्स कट के ही मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स कट के ही आपको सैलरी मिल रही है। सो यू डोंट हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिड आई पे माई टैक्स और नॉट, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको अकाउंटेंट से इसको वेरीफाई कराकर इसको बेसिकली आपको टैक्स जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। सो एवरी पर्सन शुड पे द टैक्स इन प्रोपोर्शन टू हिज एबिलिटी टू पे, कितना वो किस टैक्स स्लैब में आ रहा है और उस टैक्स स्लैब्स के हिसाब से उसका कितना टैक्स पेमेंट बनता है, ठीक है। It means rich people should pay more tax compared to the poor since their ability to pay is greater. तो रिच लोग ज्यादा पैसा भरेंगे भाई साहब, ठीक है, एज कंपेयर टू द पुअर, क्योंकि उनकी एबिलिटी टू पे ज्यादा है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, तो इसीलिए क्या गवर्नमेंट सबके ऊपर एक ही टैक्स लगा सकती है? नहीं। तो एज पर द डिफरेंट इनकम स्लैब्स
of different people the tax is imposed. ठीक है, canon of certainty. As per this canon, there should be certainty in all aspects relating to tax payment. That is, taxpayer should know in advance how much tax he has to pay, at what time he has to pay, and what form it is to be paid. तो ये सारी चीजें भाई साहब उसको, मतलब एक टैक्स पेयर को जानना चाहिए कि भाई साहब उसके पास कितना विंडो है अपने टैक्स को पेमेंट करने का. जैसे बोलते हैं ना, मार्च आपका कट ऑफ होता है, तो उसके पहले आपके सारे टैक्स और ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए. ठीक है, सो कैन सबमिट टैक्स पेमेंट, दैट इज टैक्स पेयर शुड नो इन मंथ हाउ मच टैक्स ही हैज टू पे. इसको कितना टैक्स भरना है. अगर आप जॉब करते रहेंगे कहीं पे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सैलरी से डिडक्ट होगा. दिस टैक्स विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड. इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंड सबमिट इट. ठीक है, he has to pay at what time he has to pay. तो आपका हर एक का एक टाइम फ्रेम होता है within which you have to pay and in what form it has to be paid. तो कैसे फॉर्म में इसको पे करना है. ठीक है भाई, ऑनलाइन पेमेंट करना है, कहीं किसी साइट पर जाकर पेमेंट करना है, या आपको चेक से पेमेंट करना है, इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर पेमेंट करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कैनन ऑफ कन्वीनियंस. एज पर दिस कैनन all taxes should be levied in such a manner and at such a time that it is convenient for the taxpayer to pay. ठीक है, जितने भी टैक्सेस हैं वो इस तरीके से लगाने चाहिए. ठीक है, ऑल कन्वीनियंस. ठीक है, ऑल टैक्सेस शुड बी लेविड इन सच अ मैनर, जितने भी टैक्सेस हैं, दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर टू पे. एक ऐसे टाइम पे भाई साहब टैक्स लगाओ कि भाई साहब उस पे कन्वीनियंस हो. ठीक है, एंड एट सच अ टाइम दैट इज कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर टू पे. आप भाई साहब समझ लो, आपको सैलरी आई नहीं और आपको मैसेज आता है कि भाई साहब आप नेगेटिव बैलेंस में चल रहे हैं, 50,000 आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है. आप भाई साहब बौखला जाएंगे, है ना. पैसा तो आए पहले हाथ में. ठीक है, मतलब किस टाइम पे आप टैक्स को डिडक्ट कर रहे हैं. जब आपको सैलरी मिल रही है तब टैक्स डिडक्ट होते हुए आपके पास आ रही है. ठीक है, तो अगर समझ लो आपके बैंक में पैसा है और अचानक से मैसेज आया भाई साहब गवर्नमेंट ने आपके 50,000 रुपए ले लिए टैक्स के लिए, आप अनसर्टन हो जाएंगे ना भाई साहब. आपने किसी को चेक देके रखा है, किसी को पेमेंट देके रखा है. ठीक है, ऐसा यूएस में होता है. ऐसा यूएस में होता है कि भाई साहब उनको उनके बैंक बैलेंस के हिसाब से भाई साहब सीधा मैसेज आता है उनको कि सो मच सो अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर. ठीक है, किसी ने वो मूवी देखी है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस. उसमें एक सीन है कि ये बंदा, मतलब इसके पास कुछ नहीं बाकी है, ये एकदम गरीब हो चुका है. ठीक है, और मतलब वहाँ पे ना जो लोग उनके एक ऐसे शेल्टर हाउसेस होते हैं, अगर किसी के पास रहने को भी जगह नहीं है, मतलब समझ लो रेंट पे करने का भी जगह नहीं है, तो वो उन जगहों पे जाकर रह सकता है. पब्लिक प्लेसेस होते हैं ये, तो डॉर्मेट्रीज होते हैं ऐसे. तो डॉर्मेट्रीज का भी एक नॉमिनल चार्ज लगता है. ये बेचारा भाई साहब गया डॉर्मेट्री में पे करने गया, तभी उसको मैसेज आया कि गवर्नमेंट ने उसके इसमें से $120 काट लिए हैं. उसके पास भाई साहब 130 ही था. ठीक है, और वहाँ पे $50 देना था वहाँ पे रात को सोने के लिए. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. ठीक है, इन यूएस यू आर नॉट बीन अवेयर. तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन हो जा सकती है कि भाई साहब आपके बैंक में से मनी डेबिट हो गया है एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. ठीक है, आपने भाई साहब चेक इशू करके रखा है, पता चला सबके सब चेक बाउंस हो गए, सब आपके ऊपर बंदूक तान देंगे भाई साहब. ठीक है, सो ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस टाइम पे टैक्स एसेस हो रहा हो तो उस इंसान की हैसियत हो आपको पे करने की. अब इसके बाद अगर वो ना पे कर रहा हो तो उसने चूज किया है आपको ना पे करे, है ना, देन ही हैज चोजन. अदरवाइज उसकी मजबूरी है भाई साहब. अगर वो भाई साहब आपका टैक्स आप बना रहे हैं 50,000 का और उसके बैंक में पैसा 5,000 पड़ा हुआ है, हाउ विल ही पे यू. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर. कैनन ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, एज पर दिस कैनन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम. अभी टैक्स कलेक्शन मतलब कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है इसमें. मतलब कैसा है, देखो इसको समझो. जैसे अगर आपने किसी गुड को बेचा विदाउट जीएसटी, आप पकड़े जाएंगे. आप पकड़े जाएंगे, है ना. एक भारी भरकम चीज अगर आपने बेच दी और उसमें जीएसटी नहीं लगाया, जीएसटी मतलब आप एक चिप्स का पैकेट लेकर आ रहे हैं तो दुकानदार आपको वहां पे जीएसटी नहीं लगा रहा है शायद, लेकिन इफ यू आर डूइंग सम हेवी परचेसेस देयर इज अ जीएसटी इन्वॉल्व एंड इफ द बिलिंग हैज हैपेंड और उसमें जीएसटी नहीं लगा है तो ऑब्वियसली दुकानदार भी पकड़ा जाएगा, आप भी पकड़े जाएंगे. ठीक है, सो इसीलिए ठीक है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, तो क्या इसको वेरीफाई करने के लिए अभी दुकान दुकान पे गवर्नमेंट के लोग जाएं या घर घर के लोग जाएं, तो इससे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा. मतलब जितनी आमदनी उससे ज्यादा कहीं खर्चा ही हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ थिंग द मैकेनिज्म इन सेटअप इन सच अ वे कि झोल झपाटा करने का स्कोप बहुत कम हो. ठीक है, और मतलब हमको ज्यादा जाना भी ना पड़े. गवर्नमेंट को भाई साहब सिर्फ रेड्स कंडक्ट करनी पड़ती है जहां पे उसको शक हो कि यहां पे कोई झोल हुआ है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टैक्स सिस्टम्स
are basically drafted in such a way that people get very less opportunity to make some झोल झपाटा, ठीक है। और ये सारा कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, ठीक है, बहुत कंट्रोल तरीके से चल रहा है। आप जब गुड्स को खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, आप जब गुड्स को बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। सो और जैसे अगर प्रॉपर्टी है भाई साहब, किसी प्रॉपर्टी को जब समझ लो आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स झक मार के देना ही पड़ेगा, वरना ट्रांसफर ही नहीं होगा आपके नाम पे। कर लो भाई साहब जो करना है। चलो डील हो गया होगा दो पार्टीज में, लेकिन दो पार्टीज में डील होने के बावजूद भी आपके नाम पे प्रॉपर्टी तब तक नहीं आएगी जब तक आपने प्रॉपर्टी टैक्स भाई साहब रजिस्ट्रेशन टैक्स टाइम पे भरा ना हो, ठीक है। तो ये सारे तरीकों, तो इसीलिए गवर्नमेंट को आपके घर में जाकर वेरीफाई नहीं करना पड़ा, अच्छा आपने जो प्रॉपर्टी लिया था आपने उसका टैक्स भरा है क्या, नहीं है ना भाई साहब, भरा रहेगा तभी उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई रहेगी, ठीक है। सो ये सारे जो हैं गवर्नमेंट ने ऐसे फैला के रखे हुए हैं कि गवर्नमेंट को खुद जाकर इन चीजों को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला खुद झक मार के देगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को बचाया जाता है। भाई साहब टैक्स वसूली क्यों है, रेवेन्यू के लिए, और टैक्स वसूली के लिए भी हमको बहुत बड़ा एक फोर्स या यूनिट डिजाइन करना पड़े तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज वन थिंग, सो एट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट शुड बी मिनिमम, administrative cost should be minimum. If a major portion of the tax revenue is spent on the tax collection itself, then such a tax cannot be considered as a good tax, ठीक है। अगर एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका जो टैक्स कलेक्शन है उसको भाई साहब हम स्पेंड कर रहे हैं ये सारी चीजों को बनाने में ही, तो ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम, ठीक है। आपका भाई साहब एक्सपेंडिचर ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा कि लोग झोल झपाटा भी ना कर पाए, टैक्स भी आप तक पहुंच जाए और आपको उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट हैव टू बी डन। नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, वेरियस नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज आर एज फॉलोज। पहला हो गया आपका फीस, ठीक है, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। इसके नाम पे बहुत झोल झपाटा चलता है, ठीक है। गिफ्ट्स पे कोई टैक्स नहीं लगता है, इस पे लोग बहुत खेल जाते हैं। स्पेशल लेवीज, बोरोइंग्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो नॉन टैक्सेबल सोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये सारी, जैसे अगर किसी डैडी ने किसी अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी दी एज अ गिफ्ट तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है बाप बहुत खड़ूस हो, उसने बेटे से पैसा लिया हो लेकिन बाप को टैक्स नहीं भरना है, तो वो क्या दिखाएगा कि मैंने गिफ्ट दे दिया अपने बेटे को, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ डीलिंग्स गो, दिस इज हाउ डीलिंग्स गो, ठीक है। तो गिफ्ट में कैसे खेल जाते हैं लोग, गिफ्ट पे टैक्स नहीं है ना भाई साहब, अभी तुम प्रॉपर्टी दो, बंगला दो भाई साहब, या एक पेन दो, कोई टैक्स नहीं है उसमें, ठीक है। गिफ्ट टैक्सेस आर नॉट देयर। तो अगर भाई साहब किसी पापा ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे दी जो बहुत वाजिब है, ठीक है, भाई उसने अपने प्रॉपर्टी अपने फैमिली मेंबर को दी, क्या करेंगे आप, ठीक है, तो ये आपका गिफ्ट हो गया, उस पर आपका कोई टैक्स नहीं होगा। तो आप रजिस्टर ऑफिस में जाकर अपना नाम उस प्रॉपर्टी में चढ़वा सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्रॉपर्टी टैक्स। क्या ये समझ में आ रहा है? एक पर्सन ए ने एक पर्सन बी को अगर प्रॉपर्टी बेची तो भाई साहब प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा, तब जाकर वो ट्रांसफर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये गिफ्ट टैक्स है, दिस बेसिकली गिफ्ट पे कोई टैक्स लगता नहीं है, ठीक है। सो इसमें काफी सारा जोड़ हो सकता है भाई साहब बाप ने पैसा लिया, ठीक है, लेकिन कौन जाने वो अंडर द टेबल पैसा है, ठीक है, लेकिन गिफ्ट दिखाया जा रहा है इसको, और गिफ्ट मतलब हम मान भी रहे हैं इसको, कोई भी बाप अपने बेटे को दे ही सकता है ना, ओके। फीस, ठीक है, अनलाइक टैक्सेस, फी इज पेमेंट बाय सिटीजंस इन रिटर्न फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी हो गया भाई साहब, ये सारी तमाम चीजें हो गई, इन पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, इन पे टैक्स नहीं लगता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में कहीं पे टैक्स का हिसाब नहीं देखेंगे, है ना भाई साहब, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वही बिल है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा है। अनलाइक टैक्सेस, फी इज पेमेंट बाय सिटीजंस इन रिटर्न फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एजुकेशन फी, ठीक है, एजुकेशन फी होता है भाई साहब आपका, रजिस्ट्रेशन फी, आप जब कोर्ट में कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं या समझ लो जमीन का रजिस्ट्रेशन किया आपने, किसी फ्लैट का रजिस्ट्रेशन किया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो बस फी है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, उस पर कोई अलग से टैक्स नहीं लगता है। एजुकेशन फी पे भी भाई साहब कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो एजुकेशन फी जो आप भरते हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए तो देखो बहुत सारे लोग जो जॉब्स करते हैं
वो मेरे से या आपके स्कूल वालों से वो मांगेंगे, फीस की रसीद मांगेंगे, और उस रसीद में लिखा रहेगा, टैक्स का वो क्लॉज रहेगा कि फी पेमेंट हुआ है। वो अगर जैसे समझ लीजिए आप अगर जॉब कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, बराबर मार्च के पहले ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न्स में ये दिखाएंगे कि इनके बच्चों के लिए इतनी फीस इन्होंने भरी है, तो जितनी भी फीस इन्होंने भरी रहेगी वो इनके टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? जैसे समझो इनका इनकम है 10 लाख लेट्स से, ठीक है, और 10 लाख पे गवर्नमेंट भाई साहब समझ लो पूरे साल में लेट्स से 50,000 का टैक्स ले रही है, ठीक है। 10 लाख अगर ये क्रॉस करते हैं तो गवर्नमेंट भाई साहब 50,000 का टैक्स इन पे इंपोज करेगी, इनके सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने भाई साहब अपने बच्चों का फीस दिखाया 50,000 के ऊपर है, और लेट्स से ये किसी भी हालत में वो 50,000, तो इनका इनकम आया है लेट्स से मतलब आप समझ लो 10,20,000 है, इनका एनुअल इनकम 10,20,000 है, और इन्होंने दिखाया कि इनके 2 बच्चों का फीस भाई साहब 50,000 है, तो ये जो 10,20,000 है इसमें से 50,000 माइनस हो जाएगा, मतलब ये अभी 10 लाख के ब्रैकेट के नीचे आ गए, तो इनके ऊपर जो टैक्स स्लैब लग रहा था वो नहीं लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एजुकेशन फी पे आपकी माफी है टैक्स में। आप अगर अपने बच्चों का एजुकेशन दिखा रहे हैं एज अ फी तो उस पर भाई साहब माफी है, ठीक है, यू आर बेसिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। इसको हम एग्जाम्पशन बोलते हैं, टैक्स में से एग्जाम्पशन है। रजिस्ट्रेशन फी, ये जमीन का जो या जमीन का रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये ऑलरेडी आप इतना पैसा भर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। इट इज अ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज अ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ये कौन है भाई साहब? यस, अभी तो खत्म होने वाला है। कितनी बजे तक का क्लास है? 8। दूसरे क्लास में गए क्यों थे भाई साहब? उनको मालूम होना चाहिए ना इधर हो रहा है। एजुकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, और आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कोर्ट फी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी भाई साहब, रजिस्ट्रेशन फी जिस चीज पे आप फी देते हैं ना उस पे भाई साहब टैक्स नहीं लगता है। रजिस्ट्रेशन फी मतलब आपके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, आपके जमीन का रजिस्ट्रेशन, ये ऑलरेडी आप भाई साहब अच्छा खासा मोटा इनकम गवर्नमेंट को दे ही रहे हैं, इस पे और कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं चार्ज करता है, ठीक है। कोर्ट फी, कोर्ट फी अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा होगा तो उसका एक फी होता है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, कोर्ट फी बोलते हैं हम उसको, ठीक है, उस पर कोई वो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। आपने समझ लो कोर्ट में कोई केस फाइल किया, तो जब आप केस फाइल करते हो तो उसके लिए कोर्ट में एक फी पे करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं तो उसके लिए एक फी पे करना पड़ता है। लॉयर को जो आप दे रहे हो वो नहीं है, ये आप अपने लॉयर को हायर करने के लिए जो पैसा दे रहे हो वो ये नहीं है, ठीक है। दिस इज अबाउट रजिस्टरिंग अ कोर्ट। जब भी आप कोई वैसा कोर्ट करते हैं, फी रजिस्टर करते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे हम लॉयर की फी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोर्ट की फी की बात कर रहे हैं। अगर आप कोर्ट में कोई केस को रजिस्टर करते हैं, देयर हैज टू बी अ फीस दैट हैज टू बी पेड, ठीक है, एंड दैट इज नॉन टैक्सेबल, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। Prices of public goods and services. A price is a payment made by the citizens to the government for the goods and services sold to them, ठीक है। तो जैसे आप भाई साहब रेलवेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने रेलवे टिकट परचेस किया तो ये नॉन टैक्सेबल होगा, ठीक है, दिस इज नॉन टैक्सेबल। तो अ प्राइस इज अ पेमेंट मेड बाय दिस, इसको हम टैक्स में गिनते नहीं है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ इनकम सोर्स फॉर द गवर्नमेंट, बट वी डू नॉट काउंट इट एज अ टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। A price is a payment made by the citizens to the government for the goods and services sold to them, ठीक है। एग्जाम्पल रेलवे फेयर्स, पोस्टल चार्जेस, आज की तारीख में तो हार्डली वी यूज पोस्टल सर्विसेज, बट रेलवे फेयर्स इज वन थिंग। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट refers to the payment made by the citizens of a particular locality in exchange for certain special facilities provided to them by the public authorities, ठीक है। तो कुछ स्पेशल असेसमेंट फीसेस होती हैं। ये स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? जैसे जहां पे अभी स्पेशल असेसमेंट कैसे समझाया जाए, जैसे अगर आपके जैसे ये नवी मुंबई में एक MIDC एरिया है वहां पे, ठीक है, वो वहां पे जो है वो एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, और उस इंडस्ट्रियल यूनिट में आप बेसिकली इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, ज्यादा करके आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज या ज्यादा करके आपके जो कंप्यूटर रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, गवर्नमेंट ने उसको क्रिएट किया है ताकि वहां पे धंधा बढ़े, और अगर धंधा बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बाकी चीजों का भी डेवलपमेंट होगा, देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स पैरेलली, ठीक है।
तो ये हो गया आपका स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को असेस किया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया है वहां पे, कोई गया है वहां पे में गया है कोई, एनीबडी हैज गॉन टू वहां पे, ओके। सो इफ यू एक्चुअली गो इनटू दैट प्लेस, वहां पे पूरा ऐसा एक एरिया, मतलब उसमें आपको घुसने से ही पता चलेगा कि इट्स बेसिकली अ टेक्निकल पार्क, पूरा एक भाई साहब टेक्नो पार्क बोलते हैं हम उसको, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स गवर्नमेंट सेटअप करता है। गवर्नमेंट को क्या यहाँ पे देखो, जो लोग भाई साहब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्यूटर्स में कर रहे होंगे, कैन दे अफोर्ड एनी काइंड ऑफ पावर कट ऑफ्स? नो दे कैन नॉट। तो वहां पे भाई साहब 24 घंटा भाई साहब पावर सप्लाई रहेगा, ठीक है। ये एक स्पेशल असेसमेंट हो गया। आपके घर में शायद ना रहे, शायद ना आए, लेकिन वहां पे रहना जरूरी है, तो इसीलिए उनको भाई साहब कुछ स्पेशल असेसमेंट फीस भरना पड़ता है, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द सिटीजंस ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी in exchange, particular locality in exchange of certain special facilities provided to them by the public authorities, ठीक है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो आपका भाई साहब गवर्नमेंट इंपोजेस फाइन्स एंड पेनल्टीज ऑन पीपल हु वायलेट द लॉज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे फाइन्स और पेनल्टीज भी लाती है अगर कोई गवर्नमेंट के रूल्स और लॉज को वायलेट कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। हियर द ऑब्जेक्टिव इज जैसे नॉट टू अर्न इनकम बट टू डिस्करेज द सिटीजंस फ्रॉम वायलेटिंग द लॉज। जैसे अगर बिना टिकट के आप ट्रेन पे चढ़ गए और आपको टीटी ने पकड़ लिया, तो जो पावती फाड़ता है तो वो भाई साहब गवर्नमेंट का एक इनकम हो गया, ठीक है। और क्या हो गया भाई साहब, अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे होगे और किसी मतलब अच्छे पुलिस वाले ने आपको पकड़ा जो पावती फाड़ने वाला है, ठीक है, तो वो जो आपसे चार्ज कर रहा है वो गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे the objective is not to earn income but to discourage the citizen from violating the laws, ठीक है, violating the laws. Gifts, grants and donations, the government may earn some revenue in the form of gifts by citizens, ठीक है। तो कभी कभी citizens गिफ्ट करते हैं गवर्नमेंट को। अभी देखो कैसे होता है ये, जैसे समझो there is a person जिसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है but he doesn't have any children, not he has any relatives, nor is he inclined to give anything to anybody known to him। समझ में आ रहा है? कोई बहुत खड़ूस सा इंसान है, प्रॉपर्टी बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन ना ही उसके कोई बच्चे हैं और ना ही वो किसी अपने रिश्तेदारों को वो पैसा देना चाहता है। तो व्हाट विल हैपन नाउ? उसके मरणोपरांत क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन? वो गवर्नमेंट को जाएगा, वो गवर्नमेंट को ही दे देगा ना भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ गिफ्ट बाय द सिटीजन, ठीक है। ये गवर्नमेंट को ही जाएगा, देश को ही जाएगा ये, ठीक है। So these are things, revenue in the form of gifts by citizens, right? It may also receive grants from the foreign governments and institutions for general as well as specific purposes, ठीक है। तो foreign governments, ठीक है, जितने भी आपके grants होते हैं, तुम्हारा मोबाइल किधर है, सेलफोन? हाँ, ओके, ठीक है। It may also receive grants from the foreign governments and institutions। तो ऐसा हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज वाले भी यहाँ पे काफी सारे ग्रांट्स दे रहे हो, ठीक है। फॉरेन कंट्री के लोग भी बहुत सारी चीजें भाई साहब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। जैसे आप देखोगे इतने इतने इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, तो जैसे हमने कोरोना के टाइम पे जब वैक्सीनेशंस निकाले तो बहुत सारे गरीब देश थे जहाँ पे इंडिया ने फ्री में वैक्सीन बांटे, तो ये आपका भाई साहब लाइफ सेविंग ड्रग था उस टाइम पे, ठीक है। सो ऐसे ग्रांट्स मिलते हैं हमको भी मिलते हैं दूसरे कंट्रीज से, और हम भी दूसरे कंट्रीज को देते हैं। एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। स्पेशल लेवीज, स्पेशल लेवी इज चार्ज ऑन कमोडिटीज हुज कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सिटीजंस, ठीक है। तो भाई साहब गवर्नमेंट, अगर आप देखोगे बजट में हर बार, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फॉलो विद द बजट बट यू शुड, तो जब भी बजट अनाउंस होता है आप देखोगे अल्कोहल और सिगरेट, इन दोनों के प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, हर बार बढ़ेगा, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली आप इसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, है ना। यू कैन प्रोटेस्ट द राइज इन प्राइस फॉर एसेंशियल कमोडिटीज। अगर एसेंशियल कमोडिटीज भाई साहब राइज इन प्राइस दिखाते हैं तो लोग जनरली प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इन जगहों पे अगर प्राइस राइज होता है तो पीपल कैन नॉट प्रोटेस्ट। गवर्नमेंट बोलेगी मत पियो ना भाई साहब, ना दारू पियो ना सिगरेट पियो, हम कहाँ बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पियोगे तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसीलिए बोथ अल्कोहल एंड सिगरेट्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। तो इसीलिए स्पेशल लेवी इज चार्ज ऑन कमोडिटीज हुज कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सिटीजंस। तो कभी कभी गवर्नमेंट थोड़ा सा, जैसे ऐसे कुछ टूरिस्ट एरियाज भी होते हैं जहां पे
इनका प्राइस कम कर दिया जाता है। जैसे गोवा वगैरह हो गया, वहां पे अल्कोहल पे टैक्स कम कर दिया जाता है ताकि वहां पे टूरिस्ट लोग हैम्पर ना हो, ठीक है। अदरवाइज द मोमेंट यू कम टू मुंबई और मे बी अदर प्लेसेस, वहां पे आपके स्पेशल लेवीज होते हैं, ठीक है। ओके, लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज, द ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ दीज कमोडिटीज। कहा तुम कर रहे, बार बार दरवाजा खुल रहा था। Borrowings, the government has to borrow money from people in the form of deposits, bonds, etc. ठीक है। देखो जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, समझ लो कोई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई भाई साहब हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो गवर्नमेंट को बहुत बड़े पैमाने पे पैसे की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट भाई साहब क्या क्या निकालती है भाई साहब, कुछ डिपॉजिट्स, कुछ बॉन्ड्स ऐसे रिलीज करती है। दीज आर लाइक शेयर्स, ठीक है। और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट उनको रिटर्न देती है, ठीक है। इट ऑल्सो गेट्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट इन जगहों से भी गवर्नमेंट को लोन मिलता है भाई साहब, ठीक है। तो ये सब फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बेसिकली वर्ल्ड बैंक, ये सारे चीज जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आल्सो रेंडर लोन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू। ज्यादा करके गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम पड़ता है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू से काफी ज्यादा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एज अ रिजल्ट रेजिंग डेट लोन इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो हर एक गवर्नमेंट का भाई साहब ये जो लोन है उसका राइज होता रहता है, और कभी कभी लोन इतना ज्यादा राइज हो जाता है कि जो लोग लोन देते हैं उन लोग लोन देने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। हमारे साथ भी लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था 1991 में, ठीक है। हम वर्ल्ड बैंक से इतना लोन ले चुके थे कि जब हम फिर से वर्ल्ड बैंक के पास गए लोन लेने के लिए तो वर्ल्ड बैंक ने बोला भाई साहब बस करो, अब आपसे लोन चुकता नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो वी वर डिनाइड अ लोन। और हम उस टाइम पे उन्होंने बोला कि अगर आप अपना सोना भी गिरवी रख रहे होंगे ना, तो भी हम, आप पूरे देश का सोना भी अगर गिरवी रख रहे होंगे, then also we cannot grant you a loan, you are in a such a miserable condition। और आपकी जो कंडीशन है ये बद से बदतर होती जाएगी। तब जाकर उन्होंने बोला कि देखिए हम एक शर्त पे आपको लोन दे सकते हैं, अगर आप कुछ फंडामेंटल चेंजेस करें, इफ यू डू सम फंडामेंटल चेंजेस इन योर कंट्री। और तब जाकर ग्लोबलाइजेशन आया, दैट्स हाउ ग्लोबलाइजेशन केम इन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते भाई साहब कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। पब्लिक डेट पॉलिसी, एज अ रिजल्ट डेटिंग डेट, तो पब्लिक डेट पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक फाइनेंस। The two main types of public debt are as follows, एक होता है internal debt और एक होता है भाई साहब आपका external debt, ठीक है। Internal debt, when the government borrows from its citizens, banks, central bank, financial institutions, business houses, etc. within the country, it is known as internal debt। तो गवर्नमेंट जब इन सब चीजों से बोरो करती है, ठीक है, किससे, अपने ही सिटीजन से, बैंक से, सेंट्रल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बिजनेस हाउसेस से, विद इन द कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल डेट। एक्सटर्नल डेट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, इट इज नोन एज एक्सटर्नल डेट, ठीक है, इट इज नोन एज एक्सटर्नल डेट। कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, रेवेन्यू, बजट एंड कैपिटल बजट। Budget is an important instrument of financial administration through which all financial affairs of the state government are regulated, ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट आर रेगुलेटेड। तो आप देखोगे हर साल आपका एक बजट अनाउंस होता है। इस बजट अनाउंस होने का भाई साहब क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, टू मैनेज द एंटायर कंट्री इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से पूरे कंट्री को मैनेज किया जा सके, ठीक है। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows the expected receipts and proposed expenditures of the government in the coming financial year। तो जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके हिसाब से गवर्नमेंट पूरी प्लान करती है, ठीक है। इन इंडिया अ फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1st of April to 31st of March, ठीक है। 1st of April से भाई साहब 31st of March होता है आपका एक फाइनेंशियल ईयर। इसीलिए देखोगे आप अगर 31st मार्च को, मतलब मार्च का महीना लोगों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है, जो लोग काम पे रहते हैं, जो लोग जॉब्स पे हैं, बिजनेसेस पे हैं, क्योंकि उनको बिजनेस क्लोज करनी रहेगी, ठीक है। सो उनके टारगेट्स काफी बढ़ जाते हैं, मतलब तभी उनके पास समय नहीं होगा, उस टाइम पे लीव पे जाने का भी समय नहीं होगा, ठीक है। सो मार्च का महीना बहुत हेक्टिक हो जाता है बिकॉज दैट्स द ईयर क्लोजिंग, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग। ईयर क्लोजिंग तो दिसंबर होता है लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग इज मार्च। इसीलिए आप देखोगे ज्यादा करके बड़ी बड़ी कंपनीज
बहुत हेक्टिक हो जाती हैं, अपने एम्प्लॉयज को बहुत पुश करती हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च टू इंश्योर दैट टारगेट्स आर अचीव। क्योंकि देखो जैसे गवर्नमेंट प्लान करता है ना अपना फाइनेंशियल ईयर, कहां से भाई साहब, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसी हिसाब से कंपनीज भी अपना भाई साहब फाइनेंशियल ईयर प्लान करती हैं। और उस फाइनेंशियल ईयर में उनको प्रॉफिट दिखाने होते हैं, उनको भाई साहब सेल्स इंप्रूव करने होते हैं, उनको अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करने होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनका भी ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसीलिए उस फाइनेंशियल ईयर, तो हर एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है, और हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनीज भी अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप करती है। जैसे भाई साहब अभी तो आप दूर दूर तक पढ़ाई से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे भाई साहब कांदू मुंडी हिला भी रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, सही, ओके। तो जैसे जैसे आप फरवरी में आएंगे या फरवरी एंडिंग में, तब आपका भाई साहब इंटेंसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि एग्जाम्स आगे होंगे, ठीक है, ओके। सो इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, सेंट्रल बजट प्रोविजंस आर डिवाइडेड एज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। सेंट्रल बजट मतलब गवर्नमेंट का बजट। Revenue budget, the revenue budget consists of revenue receipts and revenue expenditure of the government. Revenue receipts, these receipts are divided into tax and non-tax revenue. टैक्स वाला एक रेवेन्यू है और नॉन टैक्स वाला। टैक्स वाला रेवेन्यू कौन सा है भाई साहब, जिसपे आप जीएसटी लगा रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सारी चीजें हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा हो जाएगा भाई साहब, जिसमें कोई टैक्स ना लग रहा हो, ठीक है, जिसमें कोई टैक्स ना लग रहा हो, जैसे आपका भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, ट्रेन फेयर्स हो गए, ठीक है, ओके। So these receipts are divided. Revenue expenditure, it comprises of interest paid on government borrowings, ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट में जो बोरो किया था उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट। सब्सिडीज, व्हाट आर सब्सिडीज, सब्सिडीज मतलब क्या होती है भाई साहब, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पे सब्सिडी देती है, ठीक है, टू इनकरेज सर्टेन थिंग्स। जैसे गैस पे सब्सिडी है, ठीक है, जैसे भाई साहब आपके बहुत सारे और ट्रेड पे भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर रखी है। तो जब गवर्नमेंट किसी चीज पे सब्सिडी दे रही है तो वो उस चीज पे लॉस पे है, इस लॉस को गवर्नमेंट कैसे रिकवर करेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे इस चीज को समझिए, राशन की दुकान जानते हैं आप, राइट, कभी गए हैं वहां पे, कितने में चावल आता है, किसने देखा है? अगर समझ लो कोई चावल है आपका 40 रुपए किलो होगा, तो राशन की दुकान में शायद आपको 5-10 रुपए में मिल जाएगा वही, ठीक है। दैट इज हाउ द डिफरेंस इज। इसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो हमारे इंडिया में जो लोग भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, बीपीएल में जो लोग हैं, दे कैन बेसिकली प्रोक्योर अ राशन कार्ड, एंड अकॉर्डिंग टू द राशन कार्ड दे कैन टेक थिंग्स लाइक ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, दाल, पल्सेस, चीनी, शक्कर, ये जो भी चीजें हैं, ये वो राशन शॉप से ले सकते हैं। और राशन शॉप में सब्सिडी में बिकता है चीज, सब्सिडी में बिकता है मतलब आप समझिए इस चीज को, जिस चीज को 40 रुपए में बेचा जा रहा है, अगर गवर्नमेंट उसको 10 रुपए में बिकवा रही है इन राशन शॉप्स में, टू बेनिफिट पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दोज फूड आइटम्स, ठीक है, तो ये जो 30 रुपए का डिफरेंस है ये कौन भरेगा? तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट भरेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जितनी भी सब्सिडी स्कीम्स चलाती है उसके लिए पैसा किसको भरना है? गवर्नमेंट को ही भरना है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा। तो दिस इज का एन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब, इट कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, सब्सिडीज एंड ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट क्या देती है? ग्रांट देती है। ग्रांट मतलब कोई सुख सुविधा दिया होगा, ठीक है। सो सर्टेन परमिशंस हैव बीन गिवन, सो ये सारे हो जाते हैं। कैपिटल बजट, द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स, इट रिफर्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट व्हिच क्रिएट्स लायबिलिटीज or leads to reduction in ownership of government undertakings. Capital receipts क्या होते हैं? Refers to long term borrowings by the government. तो long term borrowings by the government मतलब गवर्नमेंट ने भाई साहब borrowings किए हैं बहुत long term के लिए, ठीक है, which creates liabilities, और liability create हो जाती है, और leads to reduction in ownership of government undertakings. तो अभी देखो क्या होता है, जैसे मैंने अगर इनसे पैसे लिए और इनके पास अपना सोना गिरवी रख दिया, ठीक है, मेरे पास कुछ सोना था और मैंने इनको पास गिरवी रखा, इसके ऊपर इन्होंने मुझे पैसे दिए। अब इन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं 5 साल के लिए, अभी 7 साल हो गया लेकिन मैं इनको पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या ये सोना मैं वापस ले सकता हूँ? नहीं। अभी धीरे धीरे जैसे टाइम जाता जाएगा मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और मेरा वो जो सोना इनके पास गिरवी रखा हुआ है वो मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है ना। तो ऐसा ही गवर्नमेंट के साथ भी होता है। गवर्नमेंट जब उधारी लेती है
तो उसके जो ओनरशिप्स होते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं. द ओनरशिप्स कीप ऑन रिड्यूसिंग ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. द ओनरशिप्स कीप ऑन रिड्यूसिंग. ठीक है. कैपिटल पेमेंट्स. These payments refer to the capital expenditure on various developmental projects, investments by governments, as well as loans given to the state government, government companies, corporations and other parties. ठीक है. तो ये सब आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? These payments refer to the capital expenditure. ये capital expenditure है. ठीक है. On various developmental projects, ठीक है, investments by the government as well as loans given to state governments. ये सारे आपके खर्चे हैं. ठीक है. ये गवर्नमेंट के भाई साहब खर्चे हैं. ओके. The budgetary provisions of public expenditure and public revenue need to be at different levels as per the changing needs of the economy. तो आपके भाई साहब इकोनॉमी जैसे आज से 50 साल पहले चलती थी, आज नहीं चल रही है. राइट. खर्चे अलग हो गए हैं, डिमांड्स अलग हो गए हैं, सेटअप चेंज हो गया है. ठीक है. तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को अपना बजट डिजाइन करना चाहिए. ठीक है. द बजटरी प्रोविजंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू नीड टू बी एट डिफरेंट लेवल्स as per the changing needs of the economy. Government budget is of three types. क्या क्या है भाई साहब? बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट. बैलेंस बजट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स इज इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट उतना ही खर्चा करेगी जितना पैसा उसके पास आएगा. समझ में आ रहा है? ये होता नहीं है और ये लागू नहीं कर सकते हम. ठीक है. क्योंकि हमेशा इसका पल्ला भारी रहता है. ठीक है. ये आपका कम होगा. ठीक है. तो जो भी गवर्नमेंट देखेगी भाई साहब, अच्छा हमारा इतना टैक्स आता है तो हम इतने ही प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेंगे. ठीक है. इस तरीके की चीज अगर होगी तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा. ठीक है. डेवलपमेंट विल टेक अ बैक सीट. व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सी दिस इज एन आइडियल सिनेरियो, लेकिन ये आइडियल सिनेरियो हो नहीं पाता है. ये एक आइडियल सिनेरियो है, मतलब एक इमेजिन करेंगे तो ये बेस्ट सिनेरियो है कि जितना आ रहा है टैक्स से पैसा उतना ही गवर्नमेंट खर्चा कर रही है देश के ऊपर. दिस इज द मोस्ट आइडियल सिनेरियो. हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल. ये आपका पॉसिबल नहीं है. व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल, ठीक है, द बजट इज सेट टू बी अ बैलेंस बजट. तब हम बैलेंस बजट बोलेंगे. एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्स, अगर भाई साहब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट जो रिसीव कर रहा है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाएगा. When estimated government receives a more than the estimated government expenditure, the budget is said to be a surplus budget. मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है. ठीक है. So that is called a surplus budget. और डेफिसिट बजट ज्यादा करके, यही डेफिसिट बजट हमारे इंडिया में भी चलता है, जब आपका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट रिसीव, जो गवर्नमेंट को टैक्स से या सारे सोर्सेस से पैसा आ रहा है वो आपके एक्सपेंडिचर से लेस हो. ठीक है. When government receipts are less than the estimated government expenditure, then it is a deficit budget. ठीक है. When estimated government receipts are less than the estimated government expenditure, the budget is said to be a deficit budget. तो तीन टाइप के आपके बजट हो गए भाई साहब, सरप्लस, डेफिसिट एंड बैलेंस. ठीक है. बैलेंस मतलब जितना आपका रिसीट्स उतना ही आपका खर्चा भी. ठीक है. अगर भाई साहब आपका ये ज्यादा हो गया then it will be, कोई कम हो गया तो संतुलन बिगड़ेगा. ठीक है. एक्सपेंडिचर हमारा कितना है और हमारा भाई साहब कितना पैसा आ रहा है. ठीक है. रेवेन्यू रिसीट्स कितने हैं, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, तो इसको सारे को हमको देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम टैक्सेशन पॉलिसी को इंपैक्ट कर सकते हैं, कितना टैक्स हमको कलेक्ट करना है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बजट? टैक्सेस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट. हर इंसान भाई साहब जो भी बजट को ध्यान से सुन रहा होगा उसको गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है. आपने देखा होगा कि जब भी बजट सेशन चलता है तो लोग टीवी चलाकर देखते रहते हैं, दुकानों में भी लोग टीवी चलाकर देख रहे हैं. गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है लोगों का, अपनी चीजों से लेना देना है. मेरे ऊपर कितना टैक्स लगेगा या मैं जिस चीज को बेच रहा हूं उसका प्राइस बढ़ा या घटा. ठीक है. ये सारी चीजें भाई साहब, इसलिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है. नोबडी इज इंटरेस्टेड अबाउट हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू फंक्शन, बट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड ऑन देयर पार्ट, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज टैक्स ऑन देयर गुड्स दैट दे आर डीलिंग विद. उसमें कितना जीएसटी लगने वाला है, क्या सिस्टम है. ठीक है. इस चीज के लिए बजट सेशंस बहुत फेमस होते हैं. सो टैक्सेस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी बजट. आप देखोगे सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर के सेल्स जिस दिन बजट अनाउंस होता है उसके बाद वाले दिन होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरा चीज कवर होता है. ठीक है. फिर आपके वेरियस न्यूज चैनल्स में भी कवर होता है. ठीक है. अचानक भयानक में आपके जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनकी टीआरपी रेटिंग बढ़ जाती है. सो टैक्सेस डिटरमिन द फेट ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स. तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके फेट को ये डिटरमिन करता है. हाय हाउ आर यू? Also, the level of disposable income of taxpayers depends on the tax rates presented in the budget. What is disposable income, people?
आपका आमदनी। ये तुम लोग ये छोटे छोटे टर्म्स भाई साहब कॉमर्स के स्टूडेंट्स होकर डिफाइन नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने उस दिन इन्फ्लेशन पूछा था, कोई नहीं बता पाया, वो किसी साइंस वाले स्टूडेंट ने बता दिया। डिस्पोजेबल इनकम तो भाई साहब आपकी चुटकियों का सवाल है भाई साहब। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? आपका जो भाई साहब इनकम है और उसमें से जो आप एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो जो बचता है वो आपका डिस्पोजेबल इनकम है। उस डिस्पोजेबल इनकम से, ठीक है, तो अगर आपका भाई साहब ये इनकम है और इसमें से टैक्स प्लस आपके जो खर्चे हैं वो निकल रहा है, तो ये बच्चा आपका डिस्पोजेबल इनकम। अगर टैक्स को गवर्नमेंट बढ़ा दिया तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को घटा दिया तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है। So taxes are the most interesting part of any budget. Taxes determine the fate of business as well as individuals. Also, the level of disposable income of taxpayers depends on the tax rates presented in the budget. तो जो भी टैक्स रेट्स प्रेजेंट हुए हैं बजट में, उससे डिसाइड होगा कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कितना है, ठीक है, आपके पास कितना बच रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, education and healthcare etc. affects the lives of citizens and overall economy. कहाँ से लाएगी भाई साहब गवर्नमेंट पैसा? डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड्स, रेलवेज, ये सारी चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, ये सारी चीजों पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है इसी पैसे से खर्चा करेगी जो आप पे करते हैं। गवर्नमेंट यूज द बजट एज अ मीडियम फॉर इंप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द कंट्री, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाना चाहती है, किसी भी पॉलिसी को लाएंगे बोलने से ही नहीं होगा भाई साहब, उस पॉलिसी को लाने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। उस खर्चे को कौन उठाएगी और कैसे उठाएगी? गवर्नमेंट ऑब्वियसली फ्रॉम द मनी दैट वी आर पेइंग, ठीक है। बजटरी एक्शंस अफेक्ट प्रोडक्शन, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस, ठीक है। तो अगर समझ लो बजटरी एक्शन में हमने देखा कि भाई साहब 65 इंच के टीवी जो हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, ठीक है, उनका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो 50 यूनिट वाले पे ध्यान देने लगेंगे। तो ऐसे प्रोडक्शन को डाइवर्ट करते हैं लोग, ठीक है। बजट जैसे ही अनाउंस होता है तो वो देखते हैं कि भाई साहब किस में ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। ऑब्वियसली जहाँ पे प्राइस बढ़ेगा वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, तो उस चीज़ को हम प्रोड्यूस ही ना करें, ठीक है, उल्टा दूसरा कोई चीज़ प्रोड्यूस करें। जैसे जो लोग टीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, they will be producing maybe a 25 inch TV, maybe a 50 inch TV, 55 inch TV, 65 inch TV, 75 inch TV, ये सब टीवीज वो लाते होंगे, प्रोड्यूस करते होंगे। गवर्नमेंट हर बार भाई साहब कोई ना कोई बजटरी अनाउंसमेंट में किसी चीज़ का प्राइस हाइक करेगा, किसी चीज़ का प्राइस लो करेगा, तो वो देखेंगे भाई साहब हमको किस चीज़ में फायदा है, उसी चीज़ को हम प्रोड्यूस करें, ठीक है। प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है भाई साहब। तो सबसे पहला चीज़ जो इम्पैक्ट होता है वो है प्रोडक्शन, ठीक है। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इनकम भी भाई साहब आपका भाई साहब इम्पैक्ट होएगा इससे, क्योंकि इनकम क्या है? जो घर में आता हुआ पैसा है। घर में आएगा कौन सा पैसा? जो पैसा आप अर्न कर रहे हो माइनस उसमें से जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी है। तो टैक्स भाई साहब बढ़ेगा तो घर में कम पैसा आएगा, टैक्स कम होएगा तो घर में ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली इनकम। एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, तो किस तरह से हम ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचा सकें, ठीक है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। डैश रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय सिटीजंस ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन एक्सचेंज ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू देम बाय पब्लिक अथॉरिटीज। याद करो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे वहां पे एक एरिया है नवी मुंबई का जिसको स्पेशली इंडस्ट्रियल यूनिट के तौर पे लगाया गया है ताकि वहां पे बिजनेस बढ़े, ठीक है। दीज आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और यहाँ पे मतलब सब्सिडाइज रेट में, और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे हमेशा चाहिए, 24 आवर्स चाहिए। तो इन सारे स्पेशल फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए इनको स्पेशल प्राइस देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। अरे स्पेशल लेवी इज चार्ज ऑन कमोडिटीज हुज कंजम्पशन इज डैश टू द हेल्थ एंड वेलबींग। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, दारू पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, ये दारू या सिगरेट का प्राइसेस हर बार बढ़ता ही रहेगा और इसको आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। करोगे तो गवर्नमेंट का सीधा जवाब है मत पियो भाई साहब, हमने कब बोला है, ठीक है। तो अगर पियोगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल लेवी इज चार्ज ऑन कमोडिटीज हुज कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, हार्मफुल या इंजूरियस टू हेल्थ एंड वेलबींग।
Complete the following statements by choosing the correct alternative. In the modern times, dash have become a popular source of revenue. Loans, donations, gifts, penalties. क्या हो जाएगा भाई साहब आपका लोन्स, ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज जनरली lesser than government revenue, more than government revenue or equal to government expenditure. खर्चा भाई साहब ज्यादा है government revenue से, so it is higher than government revenue. ठीक है, okay. Complete the following statements by choosing the correct alternative. There are mainly dash types of public debt. 2, 3, 4, 5 public debt आपके 2 टाइप के हो जाएंगे. The word budget is derived from the word, ये मुझे भी नहीं मालूम भाई साहब. Choose the correct pair. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट रेवेन्यू. ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई साहब? सो 1 का हो जाएगा भाई साहब आपका सी, बैलेंस बजट हो गया. ठीक है, लोन्स ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, दिस विल बी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रीजन फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो जितना ज्यादा भाई साहब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. Complete the following. Personal income tax to tax revenue as fees to non tax revenue हो गया. Minimum collection cost, ठीक है, किसका होना चाहिए? Tax based ability to pay, that is called canon of equity. इसको हम क्या बोलेंगे? Canon of convenience. ठीक है, minimum tax नहीं, canon of convenience होगा, canon of economy होगा. ठीक है, ease with which it is paid is canon of convenience. तो canon of economy हो जाएगा ये. ठीक है, violating traffic rules के लिए fines होते हैं. ठीक है, ड्यूटी ऑन वाइन, ये ड्यूटी ऑन वाइन दैट इज स्पेशल लेवी, जो आपका स्पेशल टैक्स लगता है. ठीक है, ड्यूटी ऑन वाइन. लोन फ्रॉम आरबीआई इज इंटरनल डेट, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज एक्सटर्नल डेट. ठीक है, कंप्लीट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सटर्नल डेट इज टाइप ऑफ पब्लिक डेट. रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. कैपिटल बजट, कैपिटल बजट क्या हो जाएगा भाई साहब? कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स. ठीक है, गवर्नमेंट रिसीट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सरप्लस बजट एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स. बैलेंस बजट गवर्नमेंट रिसीट्स भाई साहब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर. सरप्लस बजट क्या होगा? सरप्लस मतलब आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो गवर्नमेंट एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स इज मोर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इन्फ्लेशन इज द इकोनॉमी, डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, डेफिसिट बजट. इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी भाई साहब क्या हो जाएगा? सरप्लस बजट. ठीक है, सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स. अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी स्पेशल बेनिफिट्स कन्फर्ड. स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे लेकिन आपके पर्सनल के लिए नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो दिस टैक्स, अ टैक्स व्हिच इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ परचेज ऑफ कमोडिटी और सर्विस, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, दिस टैक्स हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्स. कौन सा होगा? जीएसटी. ठीक है, suggest an economic term for the given statements. A type of debt wherein the government borrows from its citizens, banks, central bank, financial institutions, business houses, etc. within the country, that is called internal debt. Okay, the means by which a government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation's economy, इसको हम बोलेंगे भाई साहब fiscal policy. PYQs है, रुकना. When the government's revenue exceeds government expenditure, it is known as a, आपका भाई साहब मार्च 2020 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, कौन सा बजट हो जाएगा भाई साहब ये? अरे बैठे नहीं हो रहा है, दूसरे में बैठ जाए. रुक आता हूं मैं उधर. सरप्लस बजट. स्टेट द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो आपका गवर्नमेंट बजट इज ऑफ 3 टाइप्स, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट. ओके, दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल